हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी में। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम कॉमर्स ज्ञान हिंदी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे UGC नेट पेपर 1 की जो जुलाई 2018 में हुआ था, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल हिंदी में ही करेंगे। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसे व्याख्यान देना शिक्षण के मेथड थे ये। इसमें आपको मेथड दिया गया था, साथ में उनकी विशेषताएं दी गई थी, उनका आपस में मिलान करना था। तो उसमें व्याख्यान देना का सही जो आंसर है वो रहेगा स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, यानी बिल्कुल सरल भाषा में किसी विषय वस्तु को दूसरे व्यक्ति को समझाना, यही इसमें बताया गया है। 20 समूहों में चर्चा यानी ग्रुप डिस्कसिंग, जिसमें प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा इकट्ठे मात्र होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से उनकी भागीदारी को बताना। सी रहेगा विचारावेश प्रक्रिया, यानी बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। इसके अंतर्गत एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आपके सोचने का नज़रिया किस तरह से हो सकता है, यही इसमें आता है। नेक्स्ट रहेगा अभिक्रमित अनुदेशन की पत्ती, यानी प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति, यानी मान लो कोई आपको काम दिया जाता है और यदि एंड में उसकी फीडबैक, जिसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है, के साथ आप उस कार्य को जिस व्यक्ति के द्वारा आपको दिया जाता है उसको सौंपते हैं, तो यह अभिक्रमित अनुदेशन की पत्ती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट रहेगा समुच्चय ढंग से शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करने वाले कथन। तो इसमें आपके सामने जो 5 कथन दिए गए होते हैं, तो उसके जो राइट रहेंगे वो है शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। नेक्स्ट रहेगा समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। और थर्ड रहेगा शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है और जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अधिगमकर्ता का पूर्ण अनुभव शिक्षण की प्रभावपादिकता से अत्यंत रूप से संबंधित है, यानी जो लर्निंग है उसमें जो टीचर है ना उसका पूर्व का एक्सपीरियंस, यानी उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, यह उसके शिक्षण और उसके लर्निंग के साथ दोनों के साथ संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इसमें ये सभी मूल्यवान प्रक्रियाएं हैं जिनको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इसमें जो राइट रहेगा हमारे, तो शिक्षण कक्षा में छात्रों के साथ अंत्यक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। शिक्षण कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। और लास्ट रहेगा शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि वे सभी मूल्यवान प्रक्रियाएं हैं जिनको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसमें आपके सामने ऐसे ही 5 दिए जाते हैं और आपको डिस्टर्ब करने के लिए अलग अलग तरह से पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो शिक्षण है और छात्र हैं जिनको शिक्षण दिया जाता है उनमें किस तरह से संबंध होता है। जैसे शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट से प्रश्न उत्तर करता है, तो ऐसा ही इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, जिसमें आपके सामने अभिकथन यानी अजम्पशन दी होंगी और उनका रीज़न दिया होगा। तो इसमें था समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है या होना चाहिए। तर्क रहेगा समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। देखिए जो अजम्पशन या अभिकथन दिया गया है तो उसमें जो समस्त शिक्षण है ना, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसको लर्न करना भी आवश्यक होता है, यानी ज़रूरी होता है। लेकिन जो रीजन दिया गया है उसमें बताया गया समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, लेकिन ज़रूरी ये थोड़ी है कि हम आपको जो पढ़ाएंगे वही आपको याद होगा। तो ही इसमें बताया गया है कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शोध के प्रकार व उनकी विशेषताएं। तो इसमें शोध के प्रकार दिए थे, जैसे मौलिक शोध, व्यवस्थित शोध, क्रियात्मक शोध और मूल्यांकन पूरक शोध। जिसमें आपको उनकी विशेषताओं को मिलाना था। जैसे मौलिक शोध की रहेगी सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रबोधात्मक व्याख्या का विकास करना। और नेक्स्ट की रहेगी विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन। क्रियात्मक शोध की रहेगी हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से
प्रचलित स्थिति में सुधार लाना और मूल्यांकन पूर्वक शोध की रहेगी हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसमें आपको समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति को चक्रीय प्रकृति से इंकित करना होता है, यानी एक संगठन में किस तरह से कार्य किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्लान बनाया जाता है, उसके बाद उसको एक्ट किया जाता है, नेक्स्ट उसको ऑब्जर्व किया जाता है और लास्ट में उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। यानी प्लान अच्छा नहीं है तो उसको बदला जाता है और सेम प्रोसेस ऐसे ही फिर से रिपीट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको हमेशा याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा परिकल्पना करना यानी हाइपोथेसिस, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य के रूप में परीक्षण। तो आपसे पूछा गया था ये क्या चीज़ है, तो उसमें आपने बताना था ये क्रम ही वैज्ञानिक विधि के निकट है, यानी वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत यह सारा किया जाता है। इसमें पहले स्थिति को अनुभूत किया जाता है, यानी पहले स्थिति को जांचा जाता है कि कैसी है, फिर जो वास्तव में उसकी समस्या है उसको पहचाना जाता है, फिर उसकी परिभाषा तैयार की जाती है, फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस किए जाते हैं और प्रस्तावित समाधान के परिणामों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से संबंधित है। यानी शोध नैतिकता जो होती है हमारी शोध के क्रियाकलाप होते हैं उनके साक्ष्य यानी उनके प्रूफ आधारित रिपोर्टिंग से संबंधित होती है। नेक्स्ट रहेगा, शोध सम्मेलन में भागीदारी क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। यानी एक शोध यानी रिसर्च किस में किया जाता है, यह क्रियाकलाप के सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के यानी उनमें जो भी समस्याएं आती हैं उनसे वो किस प्रकार से संबंधित है, ऐसा ही इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक रोजगार उत्पादक के लिए आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो। तो इसमें आपको विभिन्न तरह से पूछा जाता है, जैसे अधिक रोजगार उत्पादक के लिए क्या आवश्यक है, तो उसमें आपके पूछा जाएगा प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो या प्रौद्योगिकी का कम उपयोग हो। ऐसे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल सही तरीके से बताना है। जैसे लॉकडाउन लगा था तो पढ़ाई करने का कोई चांस नहीं था स्टूडेंट को, जैसे स्टूडेंट जो एकत्र ना हो जिससे कोरोना का खतरा हो, तो उससे के लिए ऑनलाइन स्टडिंग की गई थी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टडी करवाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन ए, शिक्षक द्वारा शिक्षा कक्षा में दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतः प्रक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। उसका रीजन दिया गया था, संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। यानी जो टीचर है वो शिक्षा में जो अपने स्टूडेंट को शिक्षा देता है, उनको पढ़ाता है, उनको बाद में अंतः प्रक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। यानी जो यदि मान एक सिंपल से एग्जांपल से समझे तो एक टीचर आपसे विभिन्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर पूछता है, लेकिन बाद में यह आवश्यक है कि वो पेपर में आपसे पूछ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही तरह से गलत है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है और आर सही है। यानी रीजन इसका, जैसे संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। यानी जो भी आपको टॉपिक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे और आपके दिमाग में यह हमेशा याद रहना चाहिए। इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन एक, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना स्वाभाविक क्षमता है। तर्क, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो उसमें ऐसा पूछा गया कि जो कुशल ढंग से संप्रेषण एक स्वाभाविक क्षमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को, जैसे टीचर कक्षा में 60 स्टूडेंट होते हैं तो सभी को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन कुछ को सीखने की क्षमता अधिक होती है लेकिन कुछ में नहीं होती है। तो कुछ को हमेशा उस टीचर के द्वारा पढ़ाया समझ आता है, कुछ को नहीं आता है, और इसका रीजन दिया गया था, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। यानी आपको किस तरह से समझ आता है यह टीचर को पता होना चाहिए। तो इसमें ये हमारा गलत रहेगा और इसका रीजन जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अभिकथन ए, यानी कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वित
प्रक्रिया है, क्रांतिकारी प्रक्रिया है। तो उसमें रीजन दिया गया है हमारा, कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता है कि छात्रों को अनुक्रियाएं सुदृश्य होता है। तो उसमें ये हमारा सही रहेगा और आर गलत। यानी कक्षा में जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो एक क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। यानी कक्षा में आपको शिक्षण एक पढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कक्षा में आपस में संबंध हमेशा टीचर जो पढ़ाने के लिए करता है। जैसे कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको समझाता है, इसमें ऐसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है और संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता है। यह समुच्चय ही मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए सही है। तो उसमें आपके विभिन्न प्रकार से ऐसे दिए जाएंगे, तो उसमें आपके सही से आपको पता होना चाहिए कि जो मानव का संप्रेषण यानी मानव जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। जैसे अपने विचारों को आपस में साझा करते हैं और वे शुरू से ही एक अर्जित क्षमता होती है, यानी आपस में बातचीत करना संभव है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। जैसे ठीक ढंग से बात करेंगे तो अच्छा जवाब आएगा, गलत से करेंगे तो गलत है। और संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी बात ही कंप्लीट ना हो और बिल्कुल ही चलती रहे, तो इसलिए खंडित नहीं हो सकता, यानी गलत नहीं हो सकता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा श्रृंखला। तो इसमें आपसे ऐसे दिया जाएगा, जैसे नंबर सीरीज है क्वेश्चन है ये, -1 है यहाँ पर 5 है, 15, 20 आप आगे आपसे पूछेगी कितना यहाँ पर आएगा। तो मैं आपको डिफरेंस पैदा करना है। जैसे 5 से -1 करे तो माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस तो ये बन जाएंगे 6, तो इसमें 6 है। और 15 से 5 माइनस किए तो 10, 29 से 15 माइनस किए तो 14, यानी इन सभी के बीच में लगभग 4 से वृद्धि हो रही है। यानी 6 4 10, 10 4 14। इसमें जो हमारा रहेगा सही, तो अगला अंतर रहेगा 18 और 29 में 18 हमारे प्लस होंगे तो 47 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट में दिया गया है श्रृंखला AVD, DGK, HMS और MTB, SBI। और आगे आपसे पूछा गया है कि आगे क्या आएगा। तो इसमें आपको बताना है, जैसे AVD तो आपको इस तरह से लिख लेने हैं पहले, और उन्हें पता होना चाहिए कि AD कितने में आता है। तो उसमें +3 करने के बाद D आएगा। तो इसमें ऐसे ही +4 +5 करके लिखे गए हैं। तो लास्ट में आपसे आएगा ZKW, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ZKW। और क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि वाराणसी का कूट ये दिया गया है तो कोलकाता का कूट क्या होगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि V के बाद W कहाँ आता है, तो +1, तो ऐसे इसमें काउंटिंग दी गई है +1 +2 करके, +3 +4 +5 प्लस ऐसे करके। तो आपको भी कोलकाता में ऐसा ही सेम लिखना है। तो उसमें LQOOFZH का राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है, एक महिला ने अपने पति को राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यह महिला राकेश से क्या लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दादा है वह पिता भी है, वह राकेश का भाई, यानी राकेश का भाई उसका पिता और राकेश का भाई महिला, यानी वो उसकी बहन लगती है। नेक्स्ट आएगा, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 16 जोड़ दी जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं हैं। तो माना कि संख्याएं वो 2x और एवं 5x हैं, तो उसमें हम 16 ऐड करेंगे, 2x + 16 5x + 16 = 1:2। तो उसमें जो हल करने पर हमारा आ जाएगा 2x = 2 × 16 × 32 और 5 × x, इन x की वैल्यू जो हमारे 16 आएगी। सो 2x और 5x x की वैल्यू पुट करने के बाद 32 और 80 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा सादृश्यात्मक तर्क निहित है, यानी प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कनकेव दर्पण पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु में संग्रहित करता है। यानी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको सही में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही यहाँ पर इसी बात को बताया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, आधार वाक्य अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं, और बी रहेगा अधिकांश गायक नर्तक हैं। तो उसमें आपके निष्कर्ष दिए गए थे, तो बिल्कुल पहले समझना है कि यहाँ पर क्या दिया गया और उन्हें अधिकांश नर्तक गायक हैं। तो उसमें समझना है कि आपको इन दोनों को बन भी रहा है आपस में कि नहीं समझ में।
तो जैसे अधिकांश नर्तक गायक हैं, तो यहाँ पर बोला भी गया है अधिकांश गायक नर्तक हैं, तो यह बिल्कुल सही रह जाएगा। और नेक्स्ट, अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक है, तो यहाँ पर बताया भी गया है अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं। तो आपके बिल्कुल 2 राइट आंसर होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, नर्तक की समरूपता आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है, यानी जो आपकी प्रकृति की समरूपता रहेगी वो पूरे इस तर्क में पहले से ही शामिल है। नेक्स्ट रहेगा, असत्यमान पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। आधार वाक्य, सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं, अधिकांश पालतू पशु खूंखार होते हैं। तो इसमें आपसे दिया जाएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल सोचना है, जैसे पालतू पशु है वो कम खूंखार होते हैं, तो ये बिल्कुल असत्यमान है। लेकिन जो जैसे हमारे पालतू पशु हैं वो सभी शरीफ थोड़ी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल उग्र स्वभाव के होते हैं। तो इन जो आधार वाक्य दिए गए हैं असत्यमान, उनको गलत करार देते हुए ये 2 वाक्य की तर्ज पर हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल दावा सत्य होने का दावा किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा 25 क्वेश्चन, इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के 2 आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त 2 वृत्तों की आवश्यकता होती है। यह कथन वेन चित्र विधि के संदर्भ में ठीक नहीं है, यानी जो वेन डायग्राम होता है, जैसे यहाँ पर बोला गया है पालतू पशु कम खूंखार होते हैं, तो उसका वेन डायग्राम जैसे ही बनेगा तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि सत्य है या असत्य है, ये इस प्रकार संबंधित है भी नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ ऐसा बताया गया है कि 2 परस्पर व्याप्त 2 वृत्तों की आवश्यकता होती है। तो उसमें ये गलत है, जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए 2 बयान, इसके अंदर भी तो आ सकते हैं, तो ये इसमें बात तो बोली गई है। इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 26, यह कथन ICT शब्द के बारे में सही है। ICT के अंतर्गत वे परिणामी प्रौद्योगिकी सम्मिलित जिनके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क के साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा नियोजित किए जाते हैं। यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रहेगा टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत हमारा जैसे वीडियो कॉलिंग रहेगी, हम किसी को टेलीफोन कर रहे हैं या किसी को कंप्यूटर में वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस जो काम किया जाता है वो इस प्रणाली के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जैसे इसमें बोला गया सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करते हैं। जैसे आजकल नए नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो उसमें जो है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का उपयोग किया गया है ताकि उनका जो भार है कम रहे और अधिक उनमें बिजली की उपयोग नहीं, ताकि उनका बैटरी लाइफ जो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल सके। नेक्स्ट, ये भी कंप्यूटर की जो स्टोरेज उस टाइप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डिफरेंट करके ये पूछी जाएंगी और उनका सही क्रम आपको बताना है। जैसे बिट से बनता है बाइट, बाइट से बनता है किलोबाइट, किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट और गीगाबाइट से बनेगा टेराबाइट। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारा पीबी यानी पेराबाइट और लास्ट में येटाबाइट। उसमें क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी जो है वोलेटाइल होती है, यानी जैसे अभी आप कोई भी रैम में काम कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देंगे तो आपको वो उस फाइल से स्टार्टिंग में नहीं पूछेगा। तो यही रैम है, जब तक इसमें आप काम करोगे तब तक वो उसमें रहेगा और जब काम करना बंद कर दोगे तो वो उसमें नहीं रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30, ताप विद्युत यंत्रों में उत्पादित फ्लाई एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध जल धारण संरचनाओं में, ईंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। यानी जो ताप विद्युत यंत्र हैं, जिसे अगर मान लें तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है हर जगह किया जाता है, बंजर भूमि के विकास में भी किया जाएगा, उन पर जैसे बड़े बड़े पोल लगा दिए जाते हैं, बांध और जल धारण संरचनाओं में, उनसे जो हमारा बिजली का निर्माण होता है, ईंट उद्योग में भी किया जाता है। यही इसमें बताया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा हमारा, प्राकृतिक विपदाओं में सूखा का निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लें तो हमें ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं है कि बारिश आज होगी या कल होगी, ये तो बिल्कुल एस्टिमेटेड होता है और प्रकृति के अंतर्गत आता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, जिसमें हम किसी को व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं, तो जब एक ईमेल जो एड्रेस की तरह दूसरे को जाता है तो उसको कौन कौन सी ईमेल शो होगी। तो उसमें ram@test.com, raj@test.com और ravi@test.com, ये सभी जो पते हैं वो स्वामी को ईमेल भेजने पर उसको मिलेंगे, यानी उसको वह दिखेंगे।
इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा अभिकथन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिकथन ए, यानी अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। नेक्स्ट, अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो यदि इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपस में बिल्कुल सही हैं, और लेकिन जो अभिकथन ए है ना, उसका जो रीज़न दिया गया है वो सही व्याख्या है, यानी आर जो है ए की सही व्याख्या है। इसमें नेक्स्ट रहेगा भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इसके उपयोग के परिणाम में ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम, यानी कौन से जो प्लांट हैं वो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं। तो उसमें रहेगा हमारा टीपीपी यानी थर्मल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट रहेगा एलएचपी यानी लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट रहेगा एनई न्यूक्लियर एनर्जी, और लास्ट रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसके अंतर्गत जो सही क्रम होगा हमारा वो रहेगा टीपीपी ग्रेटर देन आरई यानी रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें ग्रेटर देन एलएचपी यानी लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और इस लास्ट रहेगा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा हमारा अशोधित बहिमल भारत में नदियों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जैसे मान लो हम घर की सूची सफाई करते हैं पूजा अर्चना के बाद, तो सुबह जो गंध है हम नदियों में फेंक देते हैं, तो यही प्रदूषण का प्रमुख स्रोत यहाँ पर माना गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में भारत की विशालतम शिक्षा प्रणाली आती है। तो इसमें आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सी शिक्षा प्रणाली आती है। तो उसमें आपसे लिखेंगे चीन, और चीन के बाद आएगी भारत की। लेकिन यदि दोनों को मिलाने के बाद ही पूछा जाए कि कौन आती है, तो थर्ड नंबर पर हमारे भारत की विशालतम शिक्षा प्रणाली आती है। और क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, इसके अंतर्गत यह पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप होती है पीएचडी के लिए, वो किन किन छात्रों के लिए होती है। तो यह आईआईटी और आईआईएससी के छात्रों के लिए होती है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन करता है। यानी एग्जाम्पल लेकर चलें तो जैसे हमारा अभी बीजेपी की सरकार है, तो विपक्ष का नेता यानी कांग्रेस के नेता होंगे, तो वह कौन कौन से सदस्यों का या समितियों का सदस्य होता है। तो इसमें रहेगा हमारा नंबर 1 यही, जैसे बताया मैंने आपको, केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन करता है। ये चयन जो है कांग्रेस के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जो उनका अध्यक्ष है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 39, इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यानी आपसे जेंडर बजटिंग के बारे में सवाल किया जाएगा कि क्या है, जरूरी है या नहीं है, ये जेंडर बजटिंग किस कथन से संबंधित है। इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, और यह एक और से बजटिंग नव में से, यानी एक नया बिल्कुल बजट है। तो यह दोनों कथन जो है जेंडर बजटिंग के बारे में सही है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनिवार्य इन टीचिंग क्षमता यानी एप्टीट्यूड। लास्ट रहेगा कानूनों और नियमों का अप्रभावीकरण, यदि यह भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में बाधाएं हैं। जैसे भारत में जो नागरिक हैं वो उनको प्रशासन में किस तरह की बाधाएं थी, जैसे सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनिवार्य। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें एग्जाम्पल की सहित, जैसे एसबीआई के कर्मचारी होते हैं वो कई तरह से ठीक ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। यदि उनको बोलो कि हमारी पासबुक एंट्री करनी है तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें बात की जाएगी कानून और नियमों का अप्रभावी कार्य। जैसे कई बार पुलिस के द्वारा बोला जाता है कि आपको कानून, जैसे आपको अपना लाइसेंस हेलमेट लगाकर चलना है, तो हमेशा आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, जब देखेंगे पुलिस सामने है तब भी हेलमेट लगाएंगे। तो ही इसमें बताया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, और यूट्यूब पर भी हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।